नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की हमारी आदत नहीं है और ना ही हम बड़ी बड़ी बातों से भूमिका बनाते हैं। हमारा उद्देश्य होता है एक अच्छी प्रैक्टिस करना, वो भी आसान भाषा में। याद रखिए, लगातार मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज की सीडीपी की इस क्लास में 250 एमसीक्यू प्रश्न होने वाले हैं और ये 250 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग एग्ज़ामों से लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की। 20 प्रश्न का सही जवाब है। पहले ऑप्शन में आपको व्याख्या दिखाई शब्द दे रहा होगा। व्याख्या शब्द सीटेट, यूपीटेट या जितने भी पेडागोजी से संबंधित एग्जाम हैं उसके अंदर अगर व्याख्या शब्द किसी ऑप्शन में है तो वहाँ व्याख्या शब्द हमेशा नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता हमेशा उच्च स्तर की होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, निम्न स्तर की औसतीय मानसिक क्रियाएं। निम्न स्तर की जो विशेषता होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं बल्कि निम्न स्तरीय बच्चों की होती है, यानी मंदबुद्धि बच्चों की। अगला है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? तो ये नैतिक विकास के सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, उसका पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्निहित संभावित दंड से। पहले स्तर में बच्चा दंड से बचने के लिए या सजा से बचने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को चाहिए कि वो बच्चों को विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन तीसरे में आपको याद शब्द दिखाई दे रहा होगा। याद शब्द भी एक नकारात्मक शब्द है। वहीं निगमनात्मक पद्धति में पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण। ये पद्धति भी छोटे बच्चों के लिए नकारात्मक पद्धति मानी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये कथन गलत दे रखा है। किसी बच्चे का विकास तेज़ी से होता है और किसी बच्चे का विकास निम्न स्तर का होता है। वहीं कोई बच्चा तेज़ी से सीखता है और कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है, तो इनकी गति एक समान नहीं होती है। तो तीसरा कथन गलत दे रखा है। वहीं विकास के तीनों कथनों को पढ़ लीजिए क्योंकि ये आगे चल कर के बहुत काम में आते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये दो चीज़ आप याद रख लीजिए, इससे अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो सबसे उपयुक्त तरीका होगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रियाएं, यानी शिक्षक के साथ साथ शिक्षण के साथ साथ जो क्रियाएं हो रही हैं उनका आकलन करना, ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित है आपका, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में आप कोई एक समस्या होती है उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन ढूंढते हैं हल करने के। इसके अंदर जैसे आप प्रश्न, गणित का कोई प्रश्न ले लीजिए, उसको हल करने के आप अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं। और अभिसारी चिंतन होता है, इसके अंदर केवल हल करने का एक ही तरीका ढूंढा जाता है। जैसे ये प्रश्न दे रखा है बहुविकल्पीय, इसको केवल टिक करना है, बाकी का इसमें कुछ नहीं करना।
इसके लिए सृजनात्मकता से संबंधित सबसे अच्छा ऑप्शन डी है। अपसारी चिंतन में बच्चा बहुत सारी क्रियाएं करता है प्रश्न को हल करने के लिए, और सृजनात्मकता वहाँ होती है जहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से लेव वाइगोत्स्की सहमत होंगे? तो लेव वाइगोत्स्की सहमत होते हैं ऑप्शन डी से। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी लेव वाइगोत्स्की किसी भी ऑप्शन में या प्रश्न में दे रखा हो तो सामाजिक उनके साथ शब्द जरूर नज़र आएगा। सामाजिक और नैतिक ये दोनों शब्द लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। यहाँ आपको ऑप्शन तीसरे में दंड देना बच्चों को, ये हमेशा नकारात्मक होता है, और वहीं बच्चों को पुरस्कार के लिए आकर्षित करना ये भी नकारात्मक चीज़ है। अगला प्रश्न है, बच्चे, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क होंगे यहाँ तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला है, बच्चे की त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ बी ऑप्शन में दंड है, तो ये कथन गलत हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही और सटीक है। अगला है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं ऑप्शन ए में कठोर परिश्रम दे रखा है। कठोर शब्द भी नकारात्मक होता है, और कड़े नियम बनाना ये भी नकारात्मक शब्द है, और दंड भी एक नकारात्मक शब्द है। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनमें विभिन्नता के कारण है। तो ये विभिन्नता के कारण है अधिगम शैली, यानी पढ़ने की शैली के कारण है। अगला है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेष करके कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा होगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रत्येक बच्चे को कक्षा में प्रवेश देंगे। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, यहाँ तक ये कथन बिल्कुल सही है। और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी कथन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा का मतलब होता है उनकी उल्लास करना, मतलब उनकी मजाक उड़ाना। ये चीज़ भी नकारात्मक होती है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड देना तो पहले से ही नकारात्मक शब्द है, यानी 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, प्राकृतिक पोषण वाद विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय होता है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कथन है ऑप्शन बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा हो तो उसके सही होने के चांस 99.9% होते हैं। अगला है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के लिए सही नहीं है? पहला कथन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। सीखने से पहले हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा।
अनेक बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल शब्द पेडागोजी में नकारात्मक समझा जाता है, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। पहले ऑप्शन में आपको दंड दे रखा है, ये नकारात्मक हो गया। वहीं तीसरे ऑप्शन में भी दंड और कठोर दे रखा है, ये भी नकारात्मक हो गया। और चौथे ऑप्शन में है अंक। अंक शब्द भी नकारात्मक होता है, यानी ये ऑप्शन भी नकारात्मक हो गया। आपके पास केवल एकमात्र ऑप्शन बचा बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारण है परिवार। ये समाजीकरण की पहली संस्था होती है और बाकी की जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो द्वितीयक संस्था होती हैं। अगला है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चे का लक्षण प्रदर्शित करता है पठन अक्षमता डिसलेक्सिया से, यानी बच्चा पढ़ने में अक्षम है, तो इसका संबंध डिसलेक्सिया से होगा। चलिए इसको याद रख लेते हैं। लक्स साबुन आप लोगों ने देखा ही होगा, LUX, इसे हम लक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये होगा लुक्स जैसा, यानी पढ़ने में इसको प्रॉब्लम तो होती है। तो पढ़ने संबंधी विकार किससे संबंधित है, लक्स से। क्या याद रखना है, लेक्सिया। तो लक्स पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो लेक्सिया का संबंध किससे है, पढ़ने संबंधी अक्षमता से। वहीं डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिस्ग्राफिया का संबंध होता है लेखन संबंधी अक्षमता से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राफ पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा पूरी पर, तो ये ग्राफ पेपर होता है और ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो बहुत सारी लाइनें किसके अंतर्गत आती हैं, लाइन हमेशा लिखने के अंतर्गत आती है। लाइन को हम लेखन संबंधी चीज़ बोलते हैं। तो लेखन संबंधी अक्षमता किससे संबंधित है, ग्राफिया से। ग्राफ से डिस्ग्राफिया और कैलकुलिया। कैलकुलेटर आप लोगों ने देखा ही होगा, कैलकुलेटर काम करता है गणित संबंधी चीज़ों का जोड़ घटाव गुणा भाग का। तो कैलकुलेटर से याद रख लीजिए डिसकैलकुलिया, और कैलकुलिया किससे संबंधित है, गणित संबंधी अक्षमता से। अगला है, शेष व्यवस्था की अवधि क्या होती है। तो शेष व्यवस्था की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष की अवधि, इसे हम शेष व्यवस्था बोलते हैं। अगला है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा। तो ये बच्चा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये दूसरी अवस्था है जो होती है 2 से 7 वर्ष के बीच। वहीं संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था होती है जो होती है 0 से 2 वर्ष के बीच। और वहीं ये है तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष के बीच। और वहीं चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज है वो होती है 11 से ऊपर की एज, 11 प्लस की एज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। तो विकास बढ़ता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये सारे उल्टे दे रखे हैं। जटिल से कठिन की ओर, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं। सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की ओर, ये भी एक जैसे शब्द हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये उल्टा दे रखा है। डी इस प्रश्न का सही जवाब है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संयोग देना। अगला है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
तो बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण करना। अगला है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किस से बजाय किस पर अधिक ध्यान देती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने ही बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किसकी बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो जब बात संगीत की हो रही है तो बुद्धि भी संगीतमय होगी। संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय है। अगला है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक पक्षपाती है, लैंग जेंडर पक्षपाती। इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित शिक्षक भी कह सकते हैं। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए? तो हमें बदलना चाहिए व्यवस्था के अनुरूप। अगला है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यानी सीखना समस्त प्राणियों में पाया जाता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। अगला है, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो केस स्टडी विधि प्रयुक्त होती है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। अगला है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण के द्वारा। अगला है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पहला है, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाएगी। इससे पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा। मनोरंजन के लिए भी कार्य किया जाता है। मनोरंजन के लिए किए गए कार्य भी नकारात्मक होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। अगला है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो बालक के जो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। अगला है, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। अगला है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता का मतलब जहाँ बहुत सारी चीज़ें हों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बहिर्मुख यानी बाहर की चीज़ें। बच्चा अगर अकेला रहेगा तो सृजनात्मकता उसके अंदर नहीं होगी, और बच्चा बहिर्मुख यानी सभी के साथ मिलनसार होगा तो उसके अंदर सृजनात्मकता होगी। अगला है, शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाक्य विन्यास। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो ये स्वीकार की जाती है समस्या परक सूची। अगला है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को भी विकसित करने के लिए आपको, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अगला है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला है, बाह्य प्रेरणा कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा को, यानी जिन्हें चीज़ों को बाहर से देखकर हम प्रभावित होते हैं उसे बाह्य विप्रेरणा कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम अपने अंदरूनी खुशी के लिए करते हैं यानी अपनी स्वेच्छा से, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। अगला है, विकास के मुख्य रूप कौन कौन से नहीं हैं? इनमें से कौन सा विकास का मुख्य रूप नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। ये विकास के मुख्य अंग नहीं हैं। अगला है,
वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। तो अन्य बच्चों की अपेक्षा ये अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्ति वाले बच्चे होते हैं। अगला है वे बच्चे जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं किससे ग्रसित हैं? तो ये ग्रसित हैं डिस्फेजिया से, क्योंकि इसमें लिखने, सुनने और बोलने तीनों की बात कर रहा है। तो तीनों का मिश्रण है डिस्फेजिया। अगला है निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ये विभेद करने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले चारों की एज बताई थी। अगला है निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। अगला है वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये इसकी विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी इसकी विशेषता है। बालक को केवल, यहाँ आपको केवल शब्द दिखाई दे गया और हमने आपको पहले भी बताया है कि केवल शब्द नकारात्मक होता है। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के मानचित्र कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग आदि महत्वपूर्ण है। इनमें से अध्ययन किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है ऑप्शन सी का, कक्षागत व्यावहारिक समस्याओं का। अगला है प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त है पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना। अगला है समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सामान्यीकरण, यानी सभी के लिए समान शिक्षा। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की? ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था शुरू के प्रश्नों में। कोहल वर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। हमने आपको पहले भी ये बात बताई है। इनके 3 स्तर हैं और उन 3 स्तरों के बीच 2-2 स्तर होते हैं। अगला है स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, यानी सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। इन दोनों की जोड़ी का मुख्य आधार क्या होगा? जिसमें सही जवाब ऑप्शन बी है, सहभागिता। अगर स्कूल और शिक्षक की सहभागिता सही है, शिक्षक की सहभागिता सही है, शिक्षक बच्चों की सहभागिता सही है, शिक्षक अभिभावकों की सहभागिता सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो ये आदर्श अधिगम होता है। अगला है स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला है जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। सीखने की प्रक्रिया हमेशा सतत चलती रहती है। अगला है विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये अध्ययन किया जाता है
निरीक्षण के द्वारा। अगला है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बंडूरा और वाल्टर्स ने। अगला है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। विकास हमेशा एक ही दिशा में होता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये तो अनगिनत बार पूछा गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, माफ़ कीजिए, नहीं की जा सकती है। तो ये कथन गलत दे रखा है। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो सी इस प्रश्न का गलत कथन है। अगर हमें बच्चे की सीखने की गति पता हो तो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा कितने दिन में सीख सकता है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, ये इसकी विशेषता होती है। डेटिंग करना ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की विशेषता नहीं होती है। अगला है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की विशेषता कहा जाता है बाल्य अवस्था को। अगला है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? तो बच्चों में समाजीकरण की एकता एवं संयोग की भावना का विकास होता है। अगला है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी दूसरी अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अगला है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो ये कहा है आत्मसात्मीकरण। अगला है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना ये भी इसकी विशेषता है। यहाँ देख लीजिए, नकारात्मक प्रश्न है और ऑप्शन में केवल शब्द दे रखा है, तो बाकी के ऑप्शन तो सकारात्मक हो गए। तो एकमात्र ऑप्शन बचा जो नकारात्मक है। बालक को केवल आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। अगला है, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था टर्मन ने। इसको निकालने का सूत्र होता है, बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो नीचे आती है और जो मानसिक आयु है वो ऊपर आती है और गुणा में होते हैं 100। अब आप इसको हल कर लीजिए। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, 120 होगी। चलिए इसको याद रखने का तरीका बता देते हैं हम आपको। ऊपर आती है मानसिक आयु और नीचे आती है वास्तविक आयु। हमेशा इंसान अपनी वास्तविक चीज़ें सबसे छुपा कर रखता है, तो नीचे छुपा कर रखता है वास्तविक आयु और ऊपर आती है मानसिक आयु। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षणों के महत्व का पता चलता है। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, कथन सही है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो सचेत रहना चाहिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। देख लीजिए, ट्रिक हमारी सबसे बड़ा ऑप्शन है बाकी के 3 ऑप्शनों से। और पहले ऑप्शन में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा तुलना, तो ये शब्द नकारात्मक है। अगला है,
चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होता है। तार्किक चिंतन सबसे सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। स्त्री पुरुष तुलना नकारात्मक है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील है, ये भी नकारात्मक है क्योंकि यहाँ भी स्त्री पुरुष की तुलना हो रही है। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी नकारात्मक है, यहाँ भी तुलना हो रही है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, यहाँ भी तुलना हो रही है। अब यहाँ चारों ही ऑप्शन नकारात्मक हैं। इस स्थिति में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन प्रभावी रूप पर सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। स्त्रियों का लेख पुरुष की अपेक्षा अच्छा होता है, ये कथन प्रभावी रूप से सही है। लेकिन अगर वास्तविकता में कोई ऑप्शन ऐसा होता जहां स्त्री पुरुष की तुलना ना हो रही होती, तब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता। लेकिन चारों ही ऑप्शन गलत हैं, इसीलिए इनमें से सबसे कम है वो ए सही है। अगला है, आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, ये ही सबसे सही जवाब है। यहाँ देख लीजिए, तुलना करना नकारात्मक होता है। मंद, कमज़ोर और बुद्धिमानों को अलग अलग करना भी नकारात्मक होता है। और नकारात्मक बयान देना, ये तो नकारात्मक वैसे ही है। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले ये प्रश्न किया था गाल्टन के द्वारा। अगला है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, यहाँ देख लीजिए, तुलनात्मक नकारात्मक चीज़ है। प्राप्त अंकों, यानी यहाँ अंक शामिल हैं, तो अंक भी नकारात्मक हैं। एक शब्द बचा, ऑप्शन बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, जिसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है परीक्षाओं के अंदर। अगला है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो ये संकेत करती है शैशव अवस्था में। जो बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो माता पिता को देख करके या किसी को देख करके सेम ऐसी ही हरकत करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो याद रखिए, हमेशा हमने आपको पहले ही बताया है, सिर्फ नकारात्मक चीज़ देखनी है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। देख लीजिए, एग्जाम ने कितना घुमाया है। याद शब्द दे रखा है, ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है। ये ऑप्शन सही है, यहाँ याद करना गलत नहीं है, याद करने से मना कर रहा है। याद करने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये यहाँ से सकारात्मक ऑप्शन है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित, यहाँ देख लीजिए, ये कथन यहाँ से गलत हो गया। वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, तो शिक्षक केंद्रित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला है, एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उसके साथ सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता वाला व्यवहार, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में सामान्य हैं, इनको अच्छा लाभ होगा। जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, उच्च स्तर के बच्चों को कम लाभ होगा, क्योंकि उच्च स्तर के बच्चे चुनौतीपूर्ण शिक्षण ज़्यादा पसंद करते हैं। सरल शिक्षण में वो बोर महसूस करते हैं, इसीलिए बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता होगा? यहाँ सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। देख लीजिए, बी ऑप्शन बाकी के ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है। अगला है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ये प्रतिपादन किया था कट लेविन के द्वारा। अगला है,
शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो प्रमुख कार्य होता है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषित में निपुणता। अगला है, समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? यानी चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? तो चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पर। अगला है, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या क्या होता है? ये होता है गुणात्मक पहलू। अगला है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसकी उपयोगिता होती है ऑप्शन डी। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। अगला है, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त। केवल ऑप्शन केवल देख लीजिए, चौथा ऑप्शन बचा जो सही है। अगला है, पढ़ने से संबंधित है, ये हम आपको बता चुके हैं लक्ष्य साबुन से। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे, तो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन ड्यूवी। अगला है, कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिक कारक है, तो जो सबसे सहायक व्यक्तिक कारक है वो है शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करना। अगला है, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम होगा? जब बालक के सम्मुख अनेक प्रकार के प्रेरक होते हैं तो उनमें से कुछ प्रेरक सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उनके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं। ये दो ऑप्शन बिल्कुल सेम हैं। यहाँ होता है कुछ प्रभावी होते हैं और यहाँ बोल रहा है कि सभी समान होते हैं। तो जब दो ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उपरोक्त सभी हम नहीं लगा सकते। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगर इसमें ये ऑप्शन ना दे रखा होता तो इस ऑप्शन को भी हम सही मानते, लेकिन एक नकारात्मक ऑप्शन है और इन दोनों में से जो ज़्यादा सकारात्मक है वो ऑप्शन ए से ज़्यादा सकारात्मक है। अगला है, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की आवश्यकताओं की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो नैतिक शब्द किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से संबंधित है। अगला है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए, तो अध्यापक को किस चीज़ का महत्व देना चाहिए? सभी को समान रूप से। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक महत्व है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाया, ये ही इसका सही जवाब है। अगला है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है, तो जो बालक के व्यवहार को उत्पन्न करता है चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, मीरा का अपने सहेलियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन सर्वश्रेष्ठ है, आपके अनुसार उसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। अगला है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है, यानी नकारात्मक देखना है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें अलग अलग। अगला है, निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारक माना है? तो ये माना था मन के द्वारा। अगला है, वह आकलन जो विद्यालय परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद स्तर पर नहीं किया जाता, ये कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, विद्यालय आधारित आकलन। अगला है,
निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? तो जो संभव नहीं है वो है शिक्षार्थी की भाषण कौशल का। अगला है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसके लिए कदम उठाने चाहिए अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, ये बिल्कुल सही कथन है। बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, ये भी सही कथन है। विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, ये भी सही कथन है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये सभी कदम उठाने चाहिए। अगला है, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब देखना है आपको, असत्य कथन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इन सामग्रियों को कक्षाई शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ये कथन गलत है। अगला है, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, पिछड़ा बालक है। अगला है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? तो ये मत था क्रो एंड क्रो का। क्रो माने कौवा होता है और कौवा जीवन में सबसे ज़्यादा सोचता है। अगला है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? ये ऑप्शन ही गलत हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। अगला है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। अगला है, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप, उसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उसे पुरस्कृत करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। अगला है, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक होता है। अगला है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। अगला है, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था डोलार्ड और मिलर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया था? तो सबसे पहले जो बुद्धिलब्धि शब्द दिया था वो बिने ने दिया था। और वहीं अगर प्रश्न पूछे कि बुद्धिलब्धि का सर्वाधिक प्रयोग या बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया, तो ये दिया था स्टर्न ने। अगला है, वाइगॉत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास में किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, वाइगॉत्स्की ने कहा था खेल कार्य और वस्तुओं को विचारों से जोड़ता है, ये वाइगॉत्स्की का कथन नहीं है। अगला है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है? तो सबसे कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। अगला है, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है? तो समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है, यहाँ देख लीजिए 3 ऑप्शन नकारात्मक, ए सही है। अगला है, पढ़ने संबंधी क्षमता डिस्लेक्सिया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त का मतलब होता है चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था होती है औपचारिक। अगला है, विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है? इसके लिए सबसे आवश्यक उपाय है छात्र और छात्राओं के लिए समान प्रावधान होने चाहिए। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है,
तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से अधिक। सृजनशील बालक औसत से अधिक होते हैं, यानी प्रतिभाशाली बालक। अगला है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, मिट्टी के एक खिलौनों को दो भागों में जोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो ये मूल आधार माना है लेव वाइगोत्स्की ने। अगला है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? तो समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल सही कदम है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, ये भी सही है। बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, ये भी कथन सही है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जब भी किसी बच्चे की लंबाई, उसके आकार या शरीर में वृद्धि होती है तो उसे हम वृद्धि बोलते हैं, ना कि विकास बोलते हैं। अगला है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो बच्चे की विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है और जीवन भर चलती है। अगला है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, तो विकास की जो सबसे जटिल अवस्था मानी गई है, हम किशोर अवस्था को विकास की सबसे जटिल अवस्था मानते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहें, ये सबसे घटिया चीज़ है। अगर वो दूसरों के साथ नहीं रहेगा तो उसके अंदर सामाजिक व्यवहार सही नहीं रहेगा, इसीलिए उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है? उसके अंदर गुण विकसित हो जाता है वैज्ञानिक अन्वेषण का। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में सही नहीं है। अगला है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है अनुशासनहीनता। अगला प्रश्न है, जब एक अधिगम करने वाला यानी जब एक विद्यार्थी स्वयं से ही अधिगम कार्य, जब अधिगम पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी बच्चा स्वयं से कोई कार्य करता है और उसके मन में उस कार्य के प्रति तनाव स्वयं से उत्पन्न होता है, इसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा है। अगला है, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है? ये कथन है डेंडेकार का। डेंडेकार ने कहा था सृजनात्मक एक गुण है। अगला है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे? ये किया जाएगा ऑप्शन डी, चौथा सबसे बड़ा ऑप्शन है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और तीसरे ऑप्शन में दंड दे रखा है, यानी नकारात्मक। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? तो एक आदर्श शिक्षक में कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। अगला है, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार ही
होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। ये कथन गलत है, इससे छात्रों पर दबाव बढ़ता है और एनसीएफ 2005 इससे मुक्त होने की सलाह देता है। और क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा अंक हो गया, ये भी नकारात्मक है, और परीक्षा ये भी नकारात्मक है। तो इसका सही जवाब एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? उनका कारण हो सकता है उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता। ये पहले भी प्रश्न आया है। बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है, किसी में तेज़ी से होता है, किसी में धीरे होता है। ये होता है उनके व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अगला है, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो चिंतन की विशेषता नहीं है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। ये इसकी विशेषता नहीं है। ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक है। जब तक समस्या नहीं होगी आप उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे। अगला है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो ये होता है 7 वर्ष की आयु तक, यानी 2 से 7 वर्ष की उम्र, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? तो भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है आकलन, हम उसका आकलन नहीं करते हैं। अगला है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न, यानी चयन प्रकार के सभी प्रश्न इनमें से किस प्रकार के प्रश्न ही होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम यहाँ ऑप्शनों को चयन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ। अगला है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बुद्धिमान है। अगला है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। अगला है, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। तो सृजनशील बालक का गुण नहीं होता दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, यानी किसी पर दबाव बनाना। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है अनिश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इसके अंदर उद्देश्य निश्चित होते हैं। हम किसी भी शिक्षा को पढ़ाने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अगला है, जो बालक इनमें से किस एक का प्रदर्शन करता है से ग्रसित है वह पढ़ने में अक्षमता। तो पढ़ने में अक्षमता से LUX यानी लक्ष्य, तो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ सामंजस्य करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? तो ये करने लगता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, पहली अवस्था। अगला है, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? तो ये आधारित होता है दृश्य से अदृश्य की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि। ये बुद्धि की परिभाषा नहीं है, बल्कि बुद्धि कार्य करने के लिए एक विधि है। बिल्कुल सही है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये भी सही है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। पहला, दूसरा और तीसरी बिल्कुल सही परिभाषा हैं, चौथी इसकी परिभाषा नहीं है। अगला है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रेवर्ण का। अगला है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे?
तो इसका चुनाव होगा बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही है। बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बिल्कुल भी गृह कार्य नहीं देंगे। बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हुए यह पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार करेंगे? उस पर विचार करेंगे कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वो विद्यालय में अक्सर बात करता है। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इससे तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। सृजनशीलता सबसे पॉजिटिव शब्द है। अगला है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो उसके लिए उपाय किए जाएंगे, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। बिल्कुल सही है। उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे। कभी भी बच्चे की शिकायत किसी से नहीं करनी है, ये नकारात्मक चीज़ होती है। उसको पूरी कक्षा के समक्ष दंड देना भी नकारात्मक है। एक ऑप्शन बचा जो सबसे सकारात्मक है, ये इसका सही जवाब है। अगला है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग होता है बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर। अगला है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षणिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में क्या अपनाना चाहिए? उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए। अगला है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त हैं और कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त हैं तथा बाकी के बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वो व्यवस्था होगी, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। बच्चों को हम कभी भी अलग नहीं करते हैं, सभी बच्चों को समान और अच्छे रूप से शिक्षा देते हैं। अगला है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉमसन ने। अगला है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का विवरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 56 से 74 के बीच। अगला है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो शिक्षकों को नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बच्चों को ना विभाजित करना है, ना एक दूसरे से तुलना करनी है, ये हमेशा नकारात्मक होता है। अब समझ लीजिए आप एक बच्चे हैं और आपके पिता आपसे कहें कि देख वो कितना अच्छा है और तू कितना बुरा है, तो इससे बच्चे को बहुत बुरा लगता है और ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगला है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्ति गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है, आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी? तो प्रतिक्रिया होगी सृजनशील बालिका है। सृजनशील सबसे ज़्यादा पॉजिटिव शब्द है। अगला है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते बोलते हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या कदम उठाएंगे? तो उसके लिए कदम उठाए जाएंगे, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। अगला है,
यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो उसके लिए उपाय किए जाएंगे। बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बिल्कुल सही कथन है। बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, सही कथन है। अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, सही कथन है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किसी बालक की समस्याओं के विषय में, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, पता लगाने के लिए सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो सबसे कम मनोवैज्ञानिक उपयोगी विधि है परीक्षण विधि। अगला है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को। अगला है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो ये चलती है जीवन पर्यंत, यानी सतत प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक। अगला है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी सामने देखकर चिंतन कर रहा है। और अगर समस्या का चिंतन करेगा तो तार्किक चिंतन, और किसी चीज़ को देख करके ना देख करके उसके बारे में कल्पना करेगा तो कल्पना चिंतन। अगला है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। अगला है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि अपनाई? तो जीन पियाजे ने अपनाई थी साक्षात्कार विधि। अगला है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ, यदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो ये करती हैं किशोर अवस्था की ओर। अगला है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जाती है? तो सर्वप्रथम भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है, और की जानी भी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, ये सही कथन है। शिक्षक इस चीज़ पर विश्वास कर सकता है। अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, अपने जीवन को नहीं बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को। जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, ये भी कथन सही है। पहला भी कथन सही है। सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, ये भी कथन सही है। या तो हो सकता है इस प्रश्न में नहीं होगा, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। और अगर इन तीनों में से अगर किसी, मान लीजिए ये प्रश्न पॉजिटिव इसी रूप में पूछा गया है, तो तब इसका सही जवाब कौन सा लगाना है? तब इसका सही जवाब आप ऑप्शन सी लगाएंगे। इन तीनों में जो ज़्यादा सकारात्मक है ऑप्शन सी है, जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो नैतिक विकास का प्रथम चरण होता है दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, यानी बच्चा इसमें दंड से बचने के लिए कार्य करता है। अगला है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा 100 को वाज पढ़ता है, यह ग्रसित है, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो किससे ग्रसित होगा? लेक्सिया से। लक्स या लेक्सिया, देख लीजिए LUX। तो ये किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे, जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा हुआ अच्छे से देख सकें। अगला है, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसीलिए शिक्षा की